तो अभी मैं डेट अनाउंस कर दूंगा कि कब तक जो प्रत्याशी होंगे, जो कैंडिडेट होंगे, वो अपना नाम दे देंगे। ठीक है, आज दे देंगे कुछ लोग और कल दे देंगे। ठीक है, आज से कल के अंदर जो भी इलेक्शन में खड़े होने वाले प्रत्याशी होंगे वो अपना नाम दे देंगे, और इसके बाद मैं आपको नहीं, ऐसा नहीं होता। प्रॉपर रूल्स जो बोला जा रहा है उसको फॉलो करो। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आप नियम पढ़ाने नहीं जाओगे कैसे होते हैं ऐसा होता है। ठीक है, जो इधर उधर करेंगे उनका नॉमिनेशन कैंसिल हो जाएगा ज्यादा। क्यों? क्योंकि रूल्स तो रूल्स। ठीक है, इसके बाद आपको टाइम दिया जाएगा 3-4 दिन का, 5 दिन का। आप अपना लोगों से मिलो लो, अपने प्रचार कर लो एक तरफ से। ठीक है, इसके बाद एक डेट मैं अनाउंस कर दूंगा। उस दिन मैं प्रॉपर व्यवस्था बना दूंगा कि हर बच्चा आएगा, पर्ची में अपना जिसका भी वोट देना होगा वो एक बॉक्स में डालता जाएगा। बाद में वो काउंट कर लिया जाएगा कि किसकी पर्ची ज्यादा है, किसके नाम की पर्ची ज्यादा है, वो विनर होगा। ठीक है, पूरी तरह से गोपनीयता, सीक्रेसी बरती जाएगी, है ना, क्योंकि वोट डालना आपका, मतदान करना गुप्त अधिकार है ना। गुप्त मतदान आपने सुना होगा ना, कि किसी को बताना नहीं है। आप अपने हिसाब से जो कैंडिडेट होंगे वो डील करें, और जो वोटर होंगे वो भी डील करें, है ना। और ये बताएंगे कि क्या क्या मुद्दे हैं आपके पास, है ना। कोई किसी को वोट दे तो क्यों दे, है ना। आप पूछना कि हम तुमको क्यों चुने भाई, ऐसा तुम क्या करोगे। ठीक है, तो वो बताएंगे कि हम क्या करेंगे ऐसा। तो जिसके मुद्दे आपको लगे कि हाँ जेन्युइन है, सही है, ये काम करेगा, ये हमारे हितों की बात उठाएगा, हमारे मुद्दों को जो भी होगा हमारे साथ रहेगा, तो हम उसको चुनेंगे। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप इस प्रक्रिया का हिस्सा बने और आप समझें कि कैसे काम होता है, क्योंकि आगे चल के आपको बड़े चुनाव लड़ने हैं। तो बड़े चुनावों की तैयारी कहाँ से होती है? क्लास से, है ना, क्लासरूम से। तो आप पहले छोटी चीजों से सीखोगे, तब आगे चल के, अभी आगे चल के यूथ पार्लियामेंट का प्रोग्राम होगा यहाँ पे, यूथ पार्लियामेंट, युवा संसद। ठीक है, यहाँ से लोग चुन के जाते हैं विधानसभाओं में और पार्लियामेंट तक, तो वो भी आपको मौका मिल सकता है। तो अभी आप प्रोसेस सीखते रहो, और स्पीच भी मैं कराऊंगा, ये समझ लो, ऐसे नहीं होगा। जो जो कैंडिडेट होंगे उनका इलेक्शन से 1 या 2 दिन पहले सबका स्पीच होगा, सब आएंगे और अपनी बात रखेंगे। आपने देखा है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अमेरिका में जब होता है तो जो भी कैंडिडेट होते हैं जनता के सामने इलेक्शन से पहले अपनी स्पीच देते हैं। अभी ये इंडिया में नहीं होता, हालांकि इंडिया में होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है। ठीक है, कि जैसे मान लो जो भी प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट होगा वो पब्लिक के सामने आए और सीधे बात करे पब्लिक को, है ना, कि पब्लिक उनको क्यों चुने। ऐसा नहीं कि बस वो अपना प्रचार करते रहो। तो ये सिस्टम यहाँ पे होगा कि आपको अपनी बातें उस दिन रखनी पड़ेगी। तो इसके लिए आप अभी से तैयार रहो, इसीलिए मैंने आपको सारी डिटेल बता दी। ठीक है, ओके। तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रेसिडेंट के बारे में, है ना। क्या क्या पढ़ लिया था प्रेसिडेंट के बारे में? प्रेसिडेंट का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल। कब से होता है? जब से वो शपथ ले लेता है ना। शपथ कौन दिलाता है? सीजेआई, है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्या है, भारत का एक व्यक्ति कई बार राष्ट्रपति बन सकता है, मतलब उसका पुनर्निर्वाचन, री इलेक्शन हो सकता है। अब तक कितने ऐसे राष्ट्रपति रहे जो एक बार से ज्यादा रहे? मैंने बोला था लिस्ट बना लेना ना, लिस्ट बना लिया, लिस्ट बना लिया सबने। अब मुझे बताइए कि ऐसे कितने राष्ट्रपति रहे हैं जो एक बार से ज्यादा रहे? लिस्ट बनाने का मतलब ये नहीं कि तुम छाप के चले आए हो। मेरे बोलने का मतलब यही था कि देख के, समझ के उसको एनालिसिस करो, डाटा एनालिसिस करते आना चाहिए। कैसे चुनाव जीतोगे तुम लोग, कैसे चुनाव लड़ेगा? सारा खेल डाटा एनालिसिस का होता है, समझ रहे हो। आजकल बड़ी बड़ी जो चुनावी पार्टियां होती है ना, वो बड़े बड़े डाटा एनालिस्ट को हायर करती हैं। डाटा एनालिसिस करना कि कौन व्यक्ति आपको कैसे वोट देगा, नहीं देगा, उसके माइंडसेट को पहचानना, उसकी पहचान मतलब उसके पसंद किस चीज को करता है, नापसंद किस चीज को करता है, ये सब जान लेना।
समझ रहे हो? तो ये इस हिसाब से आपको तैयार होना है। तो आपके पास एक लिस्ट दी गई थी, आप कुछ पहचान ही नहीं पाए। मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत सारे एग्जाम्स में एक एग्जाम होता है एनडीए या सीडीएस का, नाम सुना है? सीडीएस का नाम सुना है? अब एनडीए यहां डिफेंस वाले की बात कर रहा हूं मैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी और कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। इसमें एसएसबी का एक प्रोग्राम होता है 7 दिन का। उसमें आपको एक दिन ऐसा होता है कि एक पिक्चर दिखाई जाती है, उसके बारे में कुछ ना कुछ लिखना होता है, बोलना होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस पिक्चर को देख के आप क्या बोल रहे हो, क्या लिख रहे हो, इससे आपका टेम्परामेंट पता चलता है। नो डाउट आप बहुत सारी चीजें बोल सकते हो, लेकिन जिस सर्विसेज के लिए आप जाना चाहते हो, क्या उस सर्विसेज में आप फिट हो कि नहीं। जैसे एक पिक्चर दिखा देंगे, उगता हुआ सूरज, उगता हुआ सूरज की एक पिक्चर है, अब बोलेंगे कि आप इस पे 100 शब्द लिखिए या 100 शब्द बोलिए। अब आपके दिमाग में आना चाहिए, क्या बोलोगे आप, कैसा बोलोगे आप। मान लो कोई व्यक्ति है, वो कवि हृदय है, कवि है अंदर से, है ना, तो वो उगते सूरज को देख के कैसे वर्णन करेगा। उगते सूरज की लालिमा वो अपनी प्रेमिका से जोड़ देगा, है ना। लेकिन कोई मान लो किसान है, कोई संघर्षशील आदमी है, मजदूर, वो उसको अलग तरीके से जोड़ देगा। अब लेकिन उसको डिफेंस में जाना है, कोई डिफेंस वाला होगा जो डिफेंस का टेम्परामेंट होगा, वो उसको वीरता से जोड़ेगा, साहस से जोड़ेगा, तो पता चलेगा कि हाँ ये व्यक्ति इस कैटेगरी का है। तीनों गलत नहीं है, कभी भी है तो ठीक है। सूरज की उगते हुए सूरज लाल सूरज है, उसकी तुलना अपनी प्रेमिका से कर रहा है, कोई बुरी बात नहीं, करे वो अच्छी बात है, उसका टेम्परामेंट है। वो कह रहा है कि सूरज जैसे लाल दिख रहा है जैसे हमारी प्रेमिका के गाल, ठीक है, कह सकता है। कोई किसान मजदूर है, कह सकता है कि नहीं ये सूरज ही आगे चल के हमको मतलब एक तरह से हमारा प्रोडक्शन बढ़ाएगा, हमारी खेती संभव हो पाएगी, वो भी ठीक है। लेकिन आप किसके लिए जा रहे हो, जहां आप जा रहे हो, जिस सर्विस में, जिस डिपार्टमेंट में, उसके क्या क्या बेसिक एलिमेंट्स हैं, उन चीजों को आप इंक्लूड करोगे। तो ये लिस्ट देने का मतलब यही था कि आपकी डाटा एनालिसिस की पावर समझना। अब राष्ट्रपतियों में कितनी महिला राष्ट्रपति हैं जरा बताइए। अब तक कितनी फीमेल प्रेसिडेंट हो चुकी हैं? हर एंगल से उसको एनालिसिस कर लेना, लेकिन आप लोग नहीं किए। 3 कौन कौन सी हैं? कौन से पुरुष को आप महिला पढ़ रहे हो? बताइए कौन कौन, नाम बताइए। बेटा नीलम संजीव रेड्डी व्यक्ति हैं, पुरुष हैं। वही मैं कह रहा हूं कि कौन से पुरुष को आप महिला पढ़ रहे हो? इसलिए आपको फोटो भी देख लेनी चाहिए थी एक बार जाके गूगल पे, सब लोगों की फोटो देख लेते। अब देखो इंडिया, अच्छा ठीक है, एक डाटा और बताइए, कितने ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो माइनॉरिटीज से हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी से। माइनॉरिटी कम्युनिटी समझते हो? अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। भारत में मैंने आपको बताया है, जिस दिन आर्टिकल 25 to 28 पढ़ाया था, अल्पसंख्यक समुदाय में कौन कौन लोग आते हैं? द्रौपदी मुर्मू अल्पसंख्यक हैं? आदिवासी क्या अल्पसंख्यकों में आते हैं क्या? ध्यान से आप लोगों ने पढ़ाई नहीं की। कौन कौन आते हैं माइनॉरिटीज कम्युनिटी में इंडिया में? सिख ईसाई बस आते हैं, बस। कितने कितने कम्युनिटी हो गई? सबको पता है? 6? किसको किसको पता है बताइए जरा, एक बार देखें। 6 कम्युनिटी जो इंडिया में माइनॉरिटी कैटेगरी में आते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय। हाथ उठाओ जल्दी से, किसको किसको आ रहा है? आ रहा है? नहीं आ रहा है?
चलो यहाँ लिख के दिखाओ छबो कम्युनिटी के नाम जल्दी से। नमीरा, छबो कम्युनिटी के नाम लिखना है आपको। क्या चाहिए? क्रिश्चियन का लिख सकते हो, ठीक है, चलो ईसाई लिख दिया मान लो, ठीक। यही है सारे? तो कितने ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से? प्रेसिडेंट के नाम, टोटल प्रेसिडेंट कितने हो चुके हैं अब तक? कितने ये जो हमारे अभी के प्रेसिडेंट हैं वो किस नंबर के हैं? 15वें नंबर के। देखो दो टाइप से होता है, एक होता है व्यक्ति वाइज, एक होता है सीक्वेंस वाइज, क्योंकि कुछ लोग रिपीट कर दिए है ना, एक व्यक्ति दो बार बन चुका है। तो यही सब डाटा आपको एनालिसिस करना था। कोई बात जो बोली गई है उसको सारे एंगल से देखना है, ये नहीं कि आप बस छाप लिए गूगल से चले आ गए और सोचे थे कि वहां बहुत बड़ा काम कर दिए। हर एंगल से उसको एनालिसिस करना है कि कैसे कैसे इसमें क्या क्या और पूछा जा सकता है। ऐसे कौन कौन से राष्ट्रपति थे जिनकी पद पे रहते हुए मौत हो गई थी? जो अपने पद पे थे तभी वो मर गए थे। तुम लगता है ध्यान से पढ़े नहीं हो, दूसरे कॉपी में झांक रहे हो। अब्दुल कलाम किस प्रेसिडेंट को पीपल्स प्रेसिडेंट बोला जाता था? किस प्रेसिडेंट को पीपल्स प्रेसिडेंट बोला जाता था? जनता का राष्ट्रपति प्यार से बोलते थे। हाँ तो बोलो ना जोर से। एपीजे अब्दुल कलाम को, है ना? कब से कब तक रहे वो राष्ट्रपति? 2 से 7, ठीक है। तो आपको ये चीजें ध्यान देख लेना, फिर से जाके देखना, हर चीज को हर एंगल से उसको एनालिसिस करना है। पहले प्रेसिडेंट कौन थे? कब से कब तक? 1950। फिर कौन बने? वो कब से कब थे? फिर कौन बने? तो ऐसे आपको एक दूसरे से पूछ के याद कब होता है? जब एक दूसरे से पूछना चाहिए, एक दूसरे से क्विज खेला करो, समझ रहे हो? एक दूसरे से पूछो कि तुम बताओ तुम बताओ, तब ऐसे आपको कभी भूलेगा नहीं, सब याद हो जाएगा। क्योंकि ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है मैं बता दूं। पेपर मैंने आपको दिखाया होगा, एक बार दिखाया था। सीक्वेंस पूछता है कि जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, एपीजे अब्दुल कलाम और एम.आर. नारायणन, सीक्वेंस में लगाइए कि कौन पहले था, फिर उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। तो कब पता होगा? क्रोनोलॉजी ये कब पता होगा? जब आप ध्यान से पढ़े रहो, है ना? तो उसको देख के समझ के, इसीलिए आपसे पूछा जा रहा है। और एग्जाम में आपको बड़ा आसान लगेगा जब यहाँ ऐसे पढ़े रहोगे, तो आपको लगेगा वाह वाह बल्ले बल्ले, मजा आ गई आपको, तो यही तो पढ़ा था, ठीक है? तो ऐसे पढ़ना है। कितनी महिला राष्ट्रपति हो चुकी हैं? 2, समझ रहे हो? और कितने माइनॉरिटी से हो चुके हैं? माइनॉरिटी मतलब मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस, बौद्ध, जैन, पारसी, इनमें से ऐसे कितने लोग बन चुके हैं? ये मैं क्यों पूछ रहा हूं आपसे? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और इससे ये भी बात आपको पता चलेगी कि इंडिया एक कितना वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। वाइब्रेंट मीन्स कितना जीवंत लोकतंत्र है। अमेरिका अपने आप को यह कहता है कि हम दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है, और पूरी दुनिया को लोकतंत्र का ज्ञान देता फिरता रहता है कि तुम्हारे यहाँ लोकतंत्र नहीं है, तुम्हारे यहाँ मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। लेकिन आज तक जान लो, आज तक अमेरिका में कोई महिला राष्ट्रपति नहीं बन पाई है, समझ रहे हो? आज तक अमेरिका के 200 सालों के इतिहास में, आजादी के बाद, आज तक कोई फीमेल प्रेसिडेंट नहीं बन पाई। पिछली बार लड़ी भी थी एक, क्या नाम था उनका, जो इंडियन मूल की ही थी, जिनको ट्रंप ने हरा दिया था। एक भारतीय मूल की महिला जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ी,
और हार गई। समझ रहे हो? और अमेरिका में जैसे हमारे यहाँ अलग अलग कम्युनिटीज हैं, हमारे यहाँ अलग अलग धर्म है ना, अलग अलग जातियां हैं, अमेरिका में लड़ाई है ब्लैक्स एंड व्हाइट्स की, काले और गोरों की। तो अमेरिका के पूरे इतिहास में एक ही आदमी है जो काला ब्लैक आदमी प्रेसिडेंट बना है, बराक ओबामा। उनके अलावा आज तक कोई दूसरा नहीं बन पाया। तो अमेरिका में तो और ज्यादा भेदभाव है। और हमारे यहाँ तो देखो आप, मुस्लिम्स भी बन गए, क्रिश्चियंस भी बन गए, जैन भी, क्रिश्चियन नहीं, जैन बन गए, सिख बन गए, पारसी बन गए, महिलाएं बन गई, सब बन गए, कोई रोक टोक तो है नहीं। हमारे यहाँ महिला प्रधानमंत्री बन चुकी हैं। समझ रहे हो? तो इंडिया इज ए वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। इंडिया का लोकतंत्र ज्यादा मजबूत है। समझ रहे हो? हाँ, कुछ चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं, नो डाउट, लेकिन ऐसा कोई समुदाय, ऐसी कोई कम्युनिटी नहीं है जिसको आगे आने से रोका जाता हो। जिसमें कैपेबिलिटी है वो सब आगे जा सकते हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है? अब देखो, द्रौपदी मुर्मू उस कम्युनिटी से आती हैं जो बहुत ही पिछड़ा समुदाय माना जाता है, शेड्यूल ट्राइब से, लेकिन वो प्रेसिडेंट है। महिला और प्लस ट्राइबल होना, समझ रहे हो? दो बहुत बड़ी बातें हैं, गंभीर बातें हैं। एक तो महिला है, महिलाओं के लिए इलेक्शन होती है कि आपको पढ़ने नहीं भेजेंगे, आपको बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे फैमिलीज, है ना। पहली बात तो महिला होने के नाते, और दूसरी बात कोई ट्राइबल महिला हो अगर, उसके ऊपर तो और ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस। मतलब आज के समाज में लड़की होना, वो भी काली होना, समाज कितने उलाहने देता है। एक काली, तुमसे कौन ब्याह करेगा, है ना, ऐसे ऐसे कहेंगे, अलग अलग के ताने मारेंगे उसको। मारते हैं कि नहीं मारते, आपने सुना होगा, है ना। उसको वैसे बुरे बुरे नामों से कलीवा कलीवा करके बुलाएंगे, है ना, कि ये बहुत बड़ा शोषण है ना। लेकिन फिर भी वहां से उठ के सर्वोच्च प्रथम नागरिक बन जाना देश का, ये बहुत बड़ी बात होती है, छोटी बात नहीं होती है। ठीक है, तो अब आप लिख लो। अब देखो, ऐसा नहीं है कि भारत में जो राष्ट्रपति बन गया वो सर्वे सर्वा हो गया, उसको उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो सकता। ऐसा कोई पद नहीं है इंडिया में जो अपने आप को समझ ले कि अपुलिस भगवान है बनने के बाद। राष्ट्रपति भी अगर गलत करते हैं तो उनको भी हटाया जा सकता है, उसी को बोलते हैं इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, महाभियोग। तो आप लिख लो महाभियोग। ठीक है, कौन से आर्टिकल में है? यस, ये कईयों बार पूछा गया है कि राष्ट्रपति में को महाभियोग की प्रक्रिया के अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 61 में है ना। अब देखिए, राष्ट्रपति को किस आधार पे, एक ही आधार है, एक ही आधार पे हटाया जा सकता है। लिखिए, राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के आरोप में, अगर वो क्या करते हैं, संविधान का उल्लंघन करते हैं, उल्लंघन के आरोप में महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है, महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। ठीक है, लिख लिया आपने? वेरी गुड। देखो, राष्ट्रपति के बारे में ना बहुत सारी चीजें हैं, बहुत डिटेल है, इसमें हम कम से कम आपको 4, 5, 7 क्लास हो सकती है, लेकिन इतना डिटेल मुझे नहीं लगता कि आपको अभी जानने की जरूरत है। लेकिन मेरा ये मानना होता है कि आपको जानना चाहिए। ठीक है, एक बार पढ़ो और अच्छे से ही पढ़ लो, पूरी तरीके से, होलिस्टिक वे में, फिर कोई मुद्दा छूटने ना पाए। अब अगला मुद्दा है, हेडिंग डालिए, राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्तियां, ठीक है। नंबर 1 लिखिए, कार्यपालिकी शक्तियां, एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, कार्यपालिकी शक्तियां। दूसरा लिख लीजिए, विधायी शक्तियां, विधायी शक्तियां। और तीसरा लिख लीजिए, अध्यादेश की शक्ति, ऑर्डिनेंस पावर, अध्यादेश।
लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो? नंबर 1 एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर एंड ऑर्डिनेंस पावर, अध्यादेश की शक्ति। अब ये देखो, आप जानते हो कि राष्ट्रपति ही कार्यपालिका का क्या होता है? हेड होता है। कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। इसका मतलब यह है कि जितनी भी नियुक्तियां होती हैं, जितने भी काम होते हैं सरकार के, सब कौन करता है? राष्ट्रपति। हर राष्ट्रपति करता है, हर व्यक्ति, मतलब हर काम। ठीक है, जैसे मान लो किसी दूसरे देश में भारत के राजदूत नियुक्त करना है, कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। मंत्री बनाना है, कौन करेगा? राष्ट्रपति। अलग अलग जिलों में बहुत सारे जो ग्रुप ए सर्विसेज, खासकर यूपीएससी का एग्जाम कंडक्ट करा के आईएएस की नियुक्ति करना है, कौन करता है? राष्ट्रपति। समझ रहे हो? ये जो आपके जिले के डीएम है, ये समझो ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त है। इसीलिए कहा जाता है कि इनकी बहुत पावर है इनके पास। हाँ, तो उनका सिर्फ ट्रांसफर कर सकता है राज्य सरकारें एक जगह से उस जगह। उनको आप नौकरी से निकाल नहीं सकते। उनको निकाल तभी पाओगे जब राष्ट्रपति आदेश करेंगे। समझ रहे हो? राज्यपाल राज्यपाल का कोई रोल नहीं होता।